वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है गो एंड कैच आ फॉलिंग स्टार, यानी जाओ और एक गिरते हुए सितारे या शहाब साकिब को पकड़ो, यानी एक नामुमकिन काम करो। पोइम का टाइटल था सॉन्ग, लेकिन 1633 में यानी जॉन डन की डेथ के 2 साल बाद ये पोइम इसी टाइटल से पब्लिश हुई, जो कि इस पोइम की फर्स्ट लाइन थी, यानी गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। इस पोइम में सिनिकल लव का जिक्र मिलता है, यानी औरतों से नफ़रत का जिक्र मिलता है। ये पोइट औरतों के लव के अगेंस्ट है और औरतों की जो नेचर है उसके अगेंस्ट है। ये पोइम 3 स्टेंजास पर कंसिस्टेड है और तमाम स्टेंजास 9 लाइंस पर कंसिस्टेड हैं। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ बनती है 27। इस पोइम में एब्रप्ट बिगनिंग की गई है, यानी पोइट ने कोई तमहीद नहीं बांधी, कोई प्रीफेस नहीं लिखा, बल्कि डायरेक्ट ही वो अपने टॉपिक पे आ गया है और उसने हमें 7 टास्क्स दिए हैं, 7 इम्पॉसिबल काम करने को कहा है, या जिन्हें हम हेरक्लियन टास्क्स भी कह सकते हैं, यानी इम्पॉसिबल टास्क जिन्हें करना इंसान के बस की बात नहीं है। पोइट कहता है गो जाओ एंड कैच और पकड़ो अ फॉलिंग स्टार, एक गिरते हुए सितारे या शहाब साकिब को। जाओ और गिरते हुए सितारे या शहाब साकिब को पकड़ो। गेट विद चाइल्ड आ मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक यानी एक ऐसा पौधा जिसकी जड़ें इंसान जैसी होती हैं, इसे मर्दम ग्या कहते हैं। यानी वो कहता है और मर्दम ग्या की जो जड़ें हैं उससे एक बच्चे को जन्म दो। टेल मी, और मुझे बताओ, वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, के तमाम गुज़रे हुए साल कहाँ चले गए, यानी ये तीनों काम नामुमकिन है। उसके बाद उसका 4th टास्क ये है और हु क्लेफ्ट द डेवल्स फुट, और ये बताओ कि जो शैतान का पाँव है उसमें शगाफ किसने डाल दिया है। ये क्रिश्चियन बिलीफ के मुताबिक जो सैटन है, ये जो डेवल है, उसके पाँव में एक कट लगा होता है, एक क्लेफ्ट यानी एक शगाफ है। तो वो कहता है मुझे ये बताओ पता करके कि जो शैतान का पाँव है उसमें शगाफ या दरार किसने डाल दी है। टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग, और जो मरमेड्स है यानी जो जल परी है, या जो बिंतुल बहर है यानी ऐसी परी जिसका चेहरा तो औरत जैसा या खूबसूरत लड़की जैसा होता है, लेकिन जो उसका बाकी धड़ है वो मछली जैसा होता है। वो कहता है कि मुझे वो तरीका बताओ जिससे मैं जल परी या बिंतुल बहर के जो गीत हैं उनको सुन सकूं, यानी ये तमाम इम्पॉसिबल टास्क हैं। और उसके बाद वो कहता है और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, और जो हसद है उसकी चुभन से कैसे बचा जा सकता है, मुझे उसका तरीका बताओ। एंड फाइंड, और वो तलाश करो, दैट विंड, उस हवा को, सर्व्स, जो कि खिदमत करती है, टू एडवांस, आगे बढ़ने में, एन ऑनेस्ट माइंड, एक ईमानदार जहन की, यानी एक ईमानदार आदमी जिस तरीके से या जिस ट्रेंड से तरक्की करता है मुझे उसका पता बताओ। यानी वो एक तंज कर रहा है कि ईमानदार इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि ईमानदार इंसान का तरक्की करना एक नामुमकिन काम है, लेकिन ये मुमकिन कैसे हो सकता है, मुझे वो राज बताओ जिससे वो भी तरक्की कर सकता है। यानी इस फर्स्ट स्टेंजा में पोइट ने अपने रीडर को 7 टास्क्स दिए हैं जो कि अपहिल टास्क हैं, जो कि इम्पॉसिबल हैं। यानी सबसे पहला है कि शहाब साकिब को पकड़ के लाओ, दूसरा है मैंड्रेक में से एक इंसानी बच्चा पैदा करके दिखाओ, तीसरा टास्क ये है कि जो साल गुज़र गए हैं वो कहाँ स्टोर्ड हैं, कहाँ महफूज हैं, कहाँ उनका ज़ख़ीरा किया गया है, मुझे वो बताओ। 4th नंबर पे वो कहता है कि शैतान के पाँव में शगाफ कैसे आ गया, इसका बताओ। 5वें नंबर पे वो कहता है कि मुझे बताओ कि जो मरमेड्स हैं, जो जल परियां हैं, वो कैसे गीत गाती हैं या उनके गीत को कैसे सुना जा सकता है, मुझे उसका बताओ। 6ठे नंबर पे वो कहता है कि जो हसद की चुभन है उससे कैसे बचा जा सकता है। और 7वें नंबर पे वो कहता है कि एक ईमानदार आदमी जिस तरीके से तरक्की कर सकता है मुझे उसका बारे में बताओ। अभी तक ये पोइट ने जो 7 टास्क दिए हैं जो कि अपहिल टास्क हैं, इम्पॉसिबल हैं इनको करना, लेकिन इसके बावजूद पोइट कहता है ये काम तो फिर भी हो सकते हैं, लेकिन एक काम ऐसा है जो इसके बावजूद नहीं हो सकता। हालांकि ये काम देखने में नामुमकिन है लेकिन इनको करना मुमकिन हो सकता है।
लेकिन इनसे भी ज़्यादा मुश्किल एक ऐसा काम है जो कि कभी भी नहीं हो सकता। वो कौन सा काम है वो नेक्स्ट स्टैंजा में हमें बताएगा, यानी सेकंड स्टैंजा में बताता है। वो कहता है इफ़ दाओ बेस्ट बॉर्न, अगर तुम नेमत से सरफराज पैदा हुए हो, यानी ब्लेस्ड, बेस्ट का मतलब है ब्लेस्ड, अगर तुम नेमत से सरफराज होकर पैदा हुए हो यानी बहुत मालदार हो, टू स्ट्रेंज साइट्स, और तुम अजनबी नज़ारों को देख सकते हो, थिंग्स इनविजिबल टू सी, और तुम ऐसी चीज़ों को देख सकते हो जो नाकाबिले दीद हों, जिन्हें देखा नहीं जा सकता। यानी अगर तुम ऐसी नेमत से सरफराज हो के पैदा हुए हो कि तुम उन ना दिखाई देने वाली चीज़ों को देख सकते हो जो कि अजनबी मंजर पेश करती हैं, तो तुम क्या देखो, राइड 10,000 डेज़ एंड नाइट्स, तो तुम घोड़े पर सवार हो जाओ और 10,000 दिन और रातों तक सफ़र करते रहो, यानी 27 साल तक सफ़र करते रहो। ये कैलकुलेट अगर इसे करें 10,000 डेज़ को तो ये अप्रॉक्सीमेटली 27 ईयर्स बनते हैं। तो वो कहता है तुम 27 ईयर्स तक यानी 27 साल तक सफ़र करते रहो उस घोड़े पर, टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, हत्ता के बर्फ़ जैसे सफ़ेद बाल तुम्हारे सर पर आ जाएं, यानी तुम पर बुढ़ापा तारी हो जाए। दाओ तुम, व्हेन दाओ रिटर्न्स्ट, और जब तुम वापस मुड़ोगे, विल टेल मी, तो तुम मुझे बताओगे, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, उन तमाम अजनबी हैरान कुन वाक़यात के बारे में, दैट बीफेल दी, जिनसे तुम्हारा पाला पड़ा है। जब तुम 27 साल बाद यानी 10,000 दिनों और रातों के बाद उस सफ़र से वापस होकर आओगे तो उसके बाद तुम आके मुझे बताना, एंड स्वेयर, और कसम खाकर बताना, नो वेयर, कि कहीं भी नहीं, लिव्स अ वुमन, एक ऐसी खातून रहती, ट्रू, जो कि सच्ची हो, यानी जो कि वफ़ादार हो, अपनी मोहब्बत में सच्ची हो। ट्रू से मुराद है ट्रू टू लव, यानी मोहब्बत में सच्ची होना, यानी वफ़ादार हो, एंड फेयर, और वो खूबसूरत भी हो। यानी पॉइंट ये कहना चाहता है कि जो औरत खूबसूरत होती है उसमें वफ़ा नहीं होती। अगर वफ़ा हमें चाहिए, उसकी ट्रूथफुलनेस चाहिए, उसकी लॉयल्टी चाहिए, तो फिर उसके लिए उसका अगली होना ज़रूरी होगा। यानी खूबसूरत औरत और वफ़ा, ये दोनों चीज़ें एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। यानी फर्स्ट स्टेंजा में उस पोइट ने 7 अपहिल टास्क हमें दिए जो कि इम्पॉसिबल थे, लेकिन उसने कहा है कि वो 7 जो इम्पॉसिबल टास्क अपेरेंटली आपको नज़र आते हैं वो तो पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन जो 8वां टास्क था जो कि उसने नेक्स्ट यानी सेकंड स्टेंजा में हमें दिया वो इम्पॉसिबल है। वो कहता है कि इंसान चाहे अपनी सारी ज़िंदगी भी ढूंढता रहे, यहाँ तक कि उसके बालों पर सफ़ेदी आ जाए और वो बूढ़ा हो जाए, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई ऐसी खूबसूरत औरत कभी भी नहीं मिल सकती जिसके बारे में वो कसम खा कर कह सके या दावे से कह सके कि वो ईमानदार भी है और वो मोहब्बत में सच्ची या वफ़ादार भी है। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में वो कहता है, इफ़ दाओ फाइंड्स्ट वन, अगर फ़र्ज़ किया ये इम्पॉसिबल काम है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसी औरत मिल भी गई, वन से मुराद है जो कि उसने लास्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन में कहा है, वुमन ट्रू एंड फेयर, यानी ऐसी औरत जो कि वफ़ादार भी हो और ख़ूबसूरत भी हो। वो कहता है अगर तुम्हें ऐसी वफ़ादार और ख़ूबसूरत औरत मिल भी गई, लेट मी नो, तो मुझे ज़रूर बताना। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, यानी पिलग्रिमेज का मतलब है यानी किसी मजहबी मकाम की तरफ सफ़र करना, तो उस औरत की तरफ मैं सफ़र करूँगा और उस औरत की तरफ सफ़र करना ऐसे ही होगा जैसा कि किसी मुक़द्दस मकाम की सैर के लिए या ज़ियारत के लिए जाया जाए, यानी वो औरत एक मुक़द्दस मकाम की तरह ज़ियारत के काबिल होगी। येट डू नॉट, लेकिन फिर भी ऐसा होगा नहीं, आई वुड नॉट गो, और मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी औरत तुम्हें मिलेगी तो तुम्हारे नज़रिए के मुताबिक ठीक होगी, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं तो कभी भी उसकी ज़ियारत के लिए नहीं जाऊंगा। दो अगरचे एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, ख्वाह वो हमारे साथ वाले दरवाज़े पर ही क्यों ना रहती हो, यानी हमारे साथ वाले घर में ही क्यों ना रह रही हो, या ख्वाह वो हमारी हमसाई ही क्यों ना हो, यानी उसके पास जाना हम मेरे लिए बहुत आसान हो, यानी उसके पास जाने के लिए मुझे कोई बहुत लंबा रास्ता तय ना भी करना पड़े, सफ़र ना भी करना पड़े, और वो मेरे नज़दीक भी हो, तब भी मैं उसे देखने के लिए नहीं जाऊँगा। क्यों? दो शी वर ट्रू, अगरचे वो ईमानदार हो, यानी वो वफ़ा करने वाली हो। व्हेन यू मीट हर, जब तुम उसे मिलो, एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और आखिरकार जब तुम उसे मिलो और मुझे ख़त लिखोगे कि मैं आकर उसे मिल लूँ, येट शी विल बी फॉल्स, फिर भी वो झूठी होगी, अर आई कम,
अर्ड का मतलब है बिफ़ोर, क्योंकि मेरे आने से पहले पहले टू और थ्री वो 2 या 3 मर्दों के साथ इजहार मोहब्बत करके उन्हें भी धोखा दे चुकी होगी। यानी बज़ाहिर तो वो तुम्हें बिल्कुल खूबसूरत और वफ़ादार दिखाई देगी और यूँ महसूस होगा कि जैसे ये बावफ़ा है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी वफ़ा को देखकर मुझे पैगाम भेजोगे कि मैं आकर उसे देखूं, उसकी ज़ियारत करूं, तो अभी मैं रास्ते में ही हूँगा, तो मेरे आने से पहले पहले वही अपनी वफ़ादारी और ईमानदारी छोड़कर 2 से 3 मर्दों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर उन्हें धोखे में मुब्तला कर चुकी होगी। यानी वो कहना चाहता है कि औरत की मोहब्बत पाना बिल्कुल नामुमकिन काम है। इसके मुकाबले में एक गिरते हुए सितारे को पकड़ना और मैंड्रेक जो है उसकी जड़ों से बच्चे को पैदा करना और गुज़रे हुए सालों का पता लगाना और ये मालूम करना कि शैतान के पाँव में किसने शगाफ पैदा किया है और मरमेड्स जो हैं जल परियाँ उनके गीत को सुनना और हसद के जो चुभन है उससे बचना और इसके साथ साथ ईमानदार आदमी के तरक्की के राज को पा जाना, ये सब काम तो मुमकिन है, लेकिन इसके बरक्स एक औरत की वफ़ा को पाना, उसकी ईमानदारी को पाना, ये नामुमकिन काम है। एक ऐसी औरत की वफ़ा और ईमानदारी जो कि खूबसूरत भी हो, उसे पाना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीटर। इस पोएम में टोटल हर स्टेंजा की 9 लाइंस हैं और उन लाइंस में से पहली 6 लाइंस जो हैं वो ट्रोकाइक टेट्रामीटर में लिखी गई हैं। उसके बाद जो 7th और 8th लाइन है वो सिंगल आइम्बिक है यानी मानो आइम्बिक है और 9th लाइन अगेन ट्रोकाइक टेट्रामीटर में लिखी गई है। उसके बाद अगर हम इस पोएम के राइम स्कीम को देखें तो इस पोएम के तमाम स्टेंजास की सेम राइम स्कीम है, यानी ए बी सी सी डी डी डी, यानी तमाम स्टेंजास में फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, 7th 8th और 9th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्टार और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है आर, स्टार आर। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है रूट और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है फुट, रूट फुट। उसके बाद फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सिंगिंग और सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है स्टिंगिंग, सिंगिंग स्टिंगिंग। उसके बाद 7th लाइन का लास्ट वर्ड है फाइंड, 8th लाइन का लास्ट वर्ड है विंड। यहाँ पर उसने स्लांट राइम यूज़ की है। स्लांट राइम ऐसी राइम को कहते हैं जिसमें वावल तो सेम होते हैं लेकिन उनकी साउंड डिफरेंट होती है, जैसे फाइंड विंड। और उसके बाद 9th लाइन का लास्ट वर्ड है माइंड, फाइंड विंड और माइंड, ये आपस में राइम्ड हैं। इसी तरह सेकंड स्टेंजा को अगर हम देखें तो साइट्स नाइट्स, सी धी, मी धी, स्वेयर वेयर फेयर। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में नो गो स्वीट मीट हर लेटर शी बी और धी। ये थी इस पोएम की राइम स्कीम। नेक्स्ट है एनाफरा। एनाफरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइंस विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि अगर हम इस पोएम के लाइन नंबर 22 और 23 को देखें तो ये दोनों लाइंस 2 वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में मी और मरमेड्स, ये दोनों वर्ड एम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 8 में बीस्ट बॉर्न। उसके बाद लाइन नंबर 8 में अगेन स्ट्रेंज साइट्स। लाइन नंबर 20 में सच स्वीट। लाइन नंबर 22 में माइट मीट। लाइन नंबर 24 में लास्ट लेटर। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है द यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स इन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन, यानी एक लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज में एक जैसे कॉन्सोनेंट वर्ड का इस्तेमाल करना। और ये कॉन्सोनेंट लेटर्स उस वर्ड के मिड में भी आ सकते हैं और एंड पे भी आ सकते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 4 जो है इसमें क्लेफ्ट और फुट इन दोनों के एंड पे टी लेटर आ रहा है। इसी तरह से लाइन नंबर 7 में एंड फाइंड और लाइन नंबर 22 में नेक्स्ट माइट और मीट।
नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है द यूज़ ऑफ सेम वावल्स। जैसा कि लाइन नंबर 3 में ऑल और आर दोनों ए लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 4 में क्लेफ्ट डेविल, लाइन नंबर 6 में और ऑफ, लाइन नंबर 23 में व्हेन मेट। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि पोइट अगर किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, डायरेक्ट मुखातब करे, तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि इस पोइम में जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें थारोली उसने अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया है। जैसा कि फ़र्स्ट लाइन में ही वो कह देता है गो एंड कैच आ फॉलिंग स्टार, यानी अपने रीडर से मुखातब हुए कहता है कि जाओ और जाकर एक गिरते हुए सितारे या शहाब साकिब को पकड़ो। नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो और उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उसे हम रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजम्मेंट कहते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो उसे हम एंड स्टॉप्ड कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की तरफ। इस पोइम की जो लाइन नंबर 5 और 6 है, इन दोनों में एंजम्मेंट का यूज़ किया गया है। जैसे वो कहता है एंड फाइंड और पाओ। अब किस चीज़ को पाओ? नेक्स्ट लाइन वो कहता है दैट विंड, उस हवा को। अब कौन सी हवा? उसके लिए नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 7 की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कहता है सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट मैन माइंड, जो कि एक ईमानदार जहन को तरक्की करने में मददगार साबित होती है। उसके बाद इस पॉइंट की लाइन नंबर 16 और 17 भी रन ऑन लाइन है। जैसे वो कहते हैं एंड स्वेयर, और तुम कसम खा के बताओगे या दावे से कहोगे, नो वेयर, के कहीं भी नहीं। क्या कहीं भी नहीं? नेक्स्ट लाइन यानी 18 में वो कहता है लिव्स अ वूमन ट्रू एंड फेयर, कि कहीं भी नहीं ऐसी औरत रहती जो कि सच्ची या वफादार भी हो और ख़ूबसूरत भी हो। उसके बाद इसी पोइम की लाइन नंबर 25 और 26 ये दोनों भी रन ऑन लाइन है। जैसा कि वो कहता है येट ही, फिर भी वो, विल भी, करेगी या होगी क्या, फॉल्स यानी झूठी, फिर भी वो झूठी होगी। और आई कम टू और 3 यानी मेरे आने से पहले वो 2 से 3 मर्दों को धोखे में मुब्तला कर चुकी होगी। नेक्स्ट है एलुयन। एलुयन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। अगर हम इस पॉइंट की लाइन नंबर 4 और 5 को देखें तो उसमें वो कहता है और हु क्लेफ्ट द डेवल्स फुट, यानी किसने शैतान के पैरों में शिगाफ डाल दिया। ये क्रिश्चियन बिलीफ है, यानी एक बिब्लिकल एलुयन उसने यूज़ किया है जिसके मुताबिक शैतान का पाँव कटा हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में भी वो कहता है टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। ये जो मरमेड है ये भी एक मिथ है जो कि एंशिएंट ग्रीक्स में पाई जाती थी कि मरमेड का कोई वजूद होता है। तो यहाँ पर पोइट ने ग्रीक एलुजन यूज़ किया है। उसके बाद है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब है कि किसी को अप्रिशिएट करने के लिए या अपने दावे को साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन करना, बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लेना। तो अगर हम इस पोइम को ओवरऑल देखें तो उसमें इसने बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया है कि एक खूबसूरत औरत की वफ़ा या सच्ची मोहब्बत को पाना नामुमकिन है, जबकि इसके मुकाबले में गिरते हुए सितारे को पकड़ना और बाकी जो उसने 7 टास्क दिए हैं वो आसान है। तो इस तरह से इसने अपने दावे को साबित करने के लिए हाइपरबोल का यूज़ किया है। नेक्स्ट है सटायर। सटायर का मतलब है तंज। अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 7 से लेके 9 तक देखें तो उसमें वो कहता है एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, यानी मुझे उस हवा के बारे में बताओ जो कि एक ईमानदार जहन को तरक्की करने में मदद फ्राहम करती है। यानी वो ये कहना चाहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ईमानदार आदमी तरक्की कर ले। यानी उस सोसाइटी पर तंज है जिसमें ऑनेस्ट लोगों की कोई कदर नहीं है, जबकि जो डिसऑनेस्ट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं। उसके बाद अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 19 और 20 को देखें तो इसमें वो कहता है इफ़ द फाइंडेस्ट वन लेट मी नो सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, यानी अगर तुम्हें ऐसी कोई ईमानदार और ख़ूबसूरत औरत दिखाई दे तो मुझे बताना, उसके लिए जाना एक मुक़द्दस मुकाम के ज़ियारत के बराबर होगा। यानी वो कहना ये चाहता है, उसको तंज कर रहा है कि अगर ऐसी औरत मिलेगी तो उसकी ज़ियारत तो बड़ा मुक़द्दस फरीज़ा होगा। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद लाइन नंबर 24 से लेकर 27 तक अगर हम देखें तो उसमें वो कहता है एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर येट ही विल बी फॉल्स और आई कम टू और 3, यानी जब तुम्हें अगर ऐसी मिल भी जाए औरत जो कि ईमानदार हो तो तुम मुझे बुलाओगे, मुझे ख़त लिखोगे और मेरे पहुंचने से पहले पहले वो 2-3 मर्दों को धोखा दे चुकी होगी। ये भी एक सटायर है जो कि पोइट ने लाइन नंबर 24 से लेके लाइन नंबर 27 में यूज़ किया है। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें इनफिडेलिटी ऑफ वुमेन का जिक्र किया गया है, यानी औरतों की बेवफाई का जिक्र किया गया है। जैसा कि शेक्सपियर का भी एक फ़ेमस कोटेशन है,
फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन, यानी ए बेवफाई तुम्हारा नाम औरत है। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी का मतलब है ऐसे वर्ड्स का यूज़ जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करें, जैसा कि फॉलिंग स्टार, मैंड्रेक रूट, डेवल्स फुट, मरमेड्स, स्नो वाइट हेयर्स, वुमन नेक्स्ट डोर। Thank you for attending this lecture.